मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह-आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आज हम लोग भारत का सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। हमने इससे पहले अपने क्लास में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा और कार्यपालिका के बारे में पढ़ा। हम लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और संसद के दोनों सदन, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्यों के पास अपने अधिकार हैं। भारत एक विशाल जनसंख्या और भूभाग वाला देश है और इसीलिए भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और क्योंकि संघीय व्यवस्था है, इसलिए हम लोगों ने कुछ खास तत्वों को पढ़ा था कि संविधान की रक्षा के लिए जिनकी आवश्यकता थी। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका की आवश्यकता वैसे भी एक सभ्य समाज के लिए अनिवार्य है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को जिस रूप में लिया गया, उसमें क्योंकि भारत का संविधान लिखित संविधान है, भारत का संविधान मौलिक अधिकारों की कल्पना देता है, मौलिक अधिकार यहाँ के नागरिकों को देता है। जैसा भी हमने बात की, संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान ने दी है, तो सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। इसी आधार पर भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की रक्षा का दायित्व दिया गया है। भारतीय संविधान को कठोर बनाया गया है। लिखित संविधान है और सर्वोच्चता का सिद्धांत है, यानी संविधान सर्वोच्च है, उसी के अनुसार व्यवस्थापिका कानून बनाएगी और कार्यपालिका उसी के अनुसार कानूनों को लागू करवाएगी। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के रक्षक और आधिकारिक तौर पर उसकी व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। अगर संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो कानून संविधान की भावना के विपरीत है या संविधान की धाराओं के विपरीत है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे निश्चित रूप से अवैध घोषित कर सकती है, उसकी व्याख्या कर सकती है और इस तरह से जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता को बनाए रखती है। दूसरी जो आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालय की रही, वो है संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करना। संघात्मक व्यवस्था में संघ और इकाई यानी राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। अगर उन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का द्वार खटखटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करता है। भारतीय संविधान ने नागरिकों को मूल अधिकार दिए हैं, जिससे वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इनकी रक्षा का दायित्व भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका में से कोई भी नागरिकों के अधिकारों या उसकी स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं या उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न साधनों से, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण, इस तरह के लेख जारी करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। मूल रूप से हम संविधान में देखें तो एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। लेकिन संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, क्षेत्राधिकार, वेतन, सेवा शर्तें, इनको निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। इसलिए समय समय पर संसद ने कानूनों से संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की है। 1960 में ये इसकी संख्या बढ़कर 14 हो गई, 1977 में 18, तो 1985 में 26, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश। 2007 तक यही व्यवस्था रही, लेकिन न्यायालय के सामने मामलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में संसद ने मार्च 2008 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1985 को संशोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल संख्या 31 कर दी।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से तदर्थ यानी एडहॉक न्यायाधीश यानी जजेस की नियुक्ति भी कर सकता है। तदर्थ नियुक्तियां करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के उन मुख्य न्यायाधीशों की सलाह लेते हैं जिनमें से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी है। ये प्रथा कनाडा में है और भारत ने वहीं से इसको लिया है। सर्वोच्च संघीय न्यायालय के पद निवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। 1978 से अपनाई गई सर्वमान्य परंपरा के आधार पर मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो ये भी एक परंपरा भारत में रखी गई जिससे लोकतंत्र की रक्षा हो सके। अब देखते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। संविधान के अनुच्छेद 124 में ये व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। ये भी कई बार कहा जाता है कि क्या राष्ट्रपति अकेले मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो इस संदर्भ में ये निर्णय हुआ जो 1998 में निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया और उस पर एक नियुक्ति प्रक्रिया आती है। राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श के आधार पर की जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पहले 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से लिखित परामर्श प्राप्त करेंगे और इस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। यानी मुख्य न्यायाधीश स्वयं अपना निर्णय नहीं देंगे बल्कि 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं उनसे सलाह लेंगे, लिखित में परामर्श लेंगे और जो परामर्श आता है उस पर अपना निर्णय वो संविधान पीठ के तौर पर देंगे और लिखित में देंगे। तो अगर न्यायाधीशों के समूह की राय मुख्य न्यायाधीश के विचार से मेल नहीं खाती है तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से कोई सिफारिश नहीं करेंगे, ऐसा भी माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श की प्रक्रिया पूरी किए बिना न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं तो सरकार ऐसी सिफारिश मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में या स्थानांतरण के मामले में जो राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठतम न्यायाधीश के नियुक्ति के संबंध में इस परंपरा को काम में लिया जाता है। अब आते हैं न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या हो। निश्चित रूप से उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसके बाद में आती है उसकी वो योग्यताएं जो न्यायालय से जुड़ी हैं। वो किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वकील अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति उस व्यक्ति को एक बेहद पारंगत विधिवेत्ता यानी कानून का ज्ञाता मानते हो। अंतिम जो तरीका है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा एक तरह से निर्णय लिया जाएगा स्वाविवेक से, इसमें यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में कोई अगर प्रोफेसर है पढ़ाने वाले जो कि बहुत विख्यात विधिवेत्ता हैं, बहुत अच्छे कानून के ज्ञाता हैं, तो उनको भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त
किया जा सकता है। अब आते हैं उनका कार्यकाल। संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ पर एक तरह से आजीवन व्यवस्था है, यानी जब तक न्यायाधीश अपने पद पर कार्य करने योग्य है तब तक वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष रखी गई है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 128 में किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने की भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से उसके दुर्व्यवहार के या अक्षमता के आधार पर हटाया भी जा सकता है। इस तरह से महाभियोग के माध्यम से भी उसको हटाया जा सकता है। महाभियोग की जो कार्यविधि है उसे निश्चित करने का अधिकार संसद को है। कार्यविधि कुछ भी है, संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पास करना होता है। तो काफ़ी कठोर व्यवस्था है। संसद के पास ये अधिकार है और संसद को दोनों सदनों में इसको उसी प्रक्रिया से पूरा करना होता है, उसे पास करना होता है और उसके बाद उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भेजा जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया या हटाने का आदेश जारी करेंगे। एक बात और इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है और वो बात है कि महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सत्र खत्म हो गया और उसके बाद दोबारा से उस पर विचार होगा, ऐसा नहीं होता। जिस सत्र में वो लाया गया है उसी सत्र में उसका स्वीकार होना आवश्यक है और जब उस पर सुनवाई चल रही है प्रस्ताव पर, उस समय न्यायाधीश अपने पक्ष को रख सकते हैं, पैरवी कर सकते हैं, अपने पक्ष का समर्थन कर सकते हैं। भारत में अभी तक किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, लेकिन 1992-93 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अब आते हैं उनके वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों पर। अनुच्छेद 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के संबंध में 1 जनवरी 2006 में आवश्यक सुधार किए गए। वेतन के अतिरिक्त मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, निवास स्थान, स्टाफ कार, सीमित मात्रा में पेट्रोल और कुछ अन्य सुविधाएं भी उनको दी जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की व्यवस्था है, ग्रेच्युटी की व्यवस्था है। ये व्यवस्था 1976 में की गई। उन्हें उनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, जिस पर संसद को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। अब आते हैं उन्मुक्तियों पर। उन्मुक्तियां यानी कुछ ऐसी बातें जिसमें न्यायाधीशों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, कुछ बातों से उन्हें मुक्त रखा गया है। इसमें आती है सबसे पहली कि जो वो निर्णय देते हैं या जो कार्य उन्होंने किए हैं उसकी आलोचना से उन्हें मुक्त किया गया है। शैक्षणिक दृष्टि से उसका विवेचन किया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उस निर्णय की कोई आलोचना नहीं की जा सकती और न ही न्यायाधीश पर किसी प्रकार का कोई ऐसा आरोप लगाया जा सकता है कि उन्होंने ये निर्णय किसी खास हित को पूरा करने के लिए दिया है। इसके साथ साथ महाभियोग के प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी समय न्यायाधीशों के आचरण पर भी किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा, जिससे वो बिना किसी दबाव के कार्य कर सके। न्यायालय को ये अधिकार भी प्राप्त है कि वो अपना सम्मान बनाए रखने के लिए जो शत्रुतापूर्ण आलोचना उनकी की जा रही है या वैमनस्यपूर्ण या उनको नीचा दिखाने के लिए या उनके निर्णयों को टर्न डाउन करने के लिए जो आलोचना की जा रही है, उसकी रक्षा के लिए
उस व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही कर सके। न्यायालय अवमानना की कार्यवाही अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी केवल नहीं करता, बल्कि ऐसे किसी भी कार्य को करने के लिए रोकने के लिए करता है जिसका निष्पक्ष निर्णय लेने की शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा ही निर्णय दिया था। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय का अवस्थापन, यानी उसकी स्थापना किस तरह से हुई है, कैसे वो काम करता है, उसके अपने कर्मचारी, उसके अपनी व्यवस्थाएं किस तरह से होती है। सर्वोच्च न्यायालय का अवस्थापन संविधान ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय को करने का अधिकार दिया है कि उसकी जो व्यवस्था है उस पर उसका पूरा नियंत्रण रहेगा। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, क्योंकि संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि अगर इस प्रकार से व्यवस्था नहीं की जाएगी कि वो अपने जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति कर सकें या उन पर नियंत्रण कर सकें, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो न्यायालय की स्वाधीनता केवल एक भ्रम की तरह से रहेगी। जो पदाधिकारी होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के और कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा किसी अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी द्वारा की जाती है जिसे वो नियुक्त करें। इन पदाधिकारियों की सेवा शर्तें भी इस न्यायालय द्वारा ही निर्धारित होती हैं। इन पर जो व्यय होता है वेतन का और अन्य, वो न्यायालय के अवस्थापन के अन्य व्यय के साथ भारत की संचित निधि से किया जाता है। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि क्या है, किस तरह से काम करती है। इस संबंध में कुछ व्यवस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त संविधान ने भी भारतीय संसद को नियम बनाने का इस संबंध में अधिकार दिया हुआ है। अन्य बातों पर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त कर नियम बनाने की शक्ति रखता है। इस संबंध में संविधान में कुछ प्रावधान है। पहला, जिन विषयों का संबंध संविधान की व्याख्या से हो या जिनके अंतर्गत संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हो या जिनमें विधि के आशय अर्थ को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो या जिन विषयों पर विचार का कार्य भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा हो, उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी। यानी संविधान से संबंधित किसी भी विषय पर, चाहे संवैधानिक प्रश्न हो, चाहे विधि को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो, चाहे राष्ट्रपति ने ऐसा कार्य सौंपा हो, वो अकेला कोई न्यायाधीश नहीं करेगा, बल्कि कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा उसकी सुनवाई होगी। दूसरी कार्यविधि में आता है, सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय करेंगे वो खुले तौर पर किए जाएंगे, यानी सार्वजनिक रूप से किए जाएंगे। तीसरा आता है, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। जैसे 5 लोगों की पीठ बनाई है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक व्यक्ति या जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनमें से उसका निर्णय मान्य होगा। 5 के द्वारा बहुमत से, यानी 3 और 2 का निर्णय अगर है तभी निर्णय लिया जाएगा। अगर कोई असहमत है उस निर्णय से तो वो अपना पृथक निर्णय दे सकता है, अलग से अपना निर्णय दे सकता है। वह अन्य किसी प्रकार के बहुमत के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। वो ये कह सकता है कि मैं ऐसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन उस निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। बहुमत का निर्णय ही मान्य होता है। तो सारे निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। असहमत न्यायाधीश अपना निर्णय पृथक से दे सकते हैं, लेकिन वो बहुमत के निर्णय को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये हुआ सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता, उसका संगठन, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, न्यायाधीशों की योग्यता, कार्यकाल, उन पर लगने वाला महाभियोग, यदि कभी आवश्यकता हो उनको क्या उन्मुक्तियाँ मिलती हैं, किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है, उसकी कार्यविधि क्या है, ये आज की क्लास में हम लोगों ने देखा। अगली क्लास में हम इसका अधिकार क्षेत्र देखेंगे।